चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? हाय काहे? क्या पढ़ा रहे थे? बोर्ड पूछिए, तुझे बोर्ड पूछिए। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ बताए हुए थे, कुछ बताना है। देखिए, अनुच्छेद 352 बताए हुए थे। जो बात बताए हुए थे रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपात कितने प्रकार का होता है? राष्ट्रीय आपात कौन अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने आधार पर होती है? 3 आधार। कौन कौन सा 3 आधार? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अच्छा, आंतरिक अशांति शब्द के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द केमा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अभी तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू है? पहली बार कब? दूसरी बार? तीसरी बार? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि अगर आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, हाँ या ना? हाँ। अगर आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, नहीं ना? अनुच्छेद 19 के अलावे किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 359 के तहत करते हैं। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन से 2 मौलिक अधिकार है जो आपको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता? 20 और अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है वह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होगा। यह प्रावधान केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं वह कितने दिनों तक लागू रहता है? 1 माह। 1 माह के भीतर किसकी स्वीकृति आवश्यक? किसकी? संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर मान लिया जाए संसद स्वीकृति दे देता है तो यह अधिक से अधिक कितने वर्ष तक लागू रह सकता है? हाँ, अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। अनिश्चित काल तक। एक बार में 6 माह। हम एक बार में नहीं पूछे हैं, हम सीधा पूछे हैं कितने वर्षों तक लागू रह सकता है। उत्तर होगा अनिश्चित काल। अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। चलिए ठीक है। आपात, राष्ट्रीय आपात का कुछ प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात जब लागू होते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है
उस विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 देता है। 352 के विषय में अभी तक जो हम चर्चा किए हैं, अभी तक हम आपको, आप याद करें तो आपात उपबंध की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। अभी तक में जो हम आपके साथ चर्चा किए हैं अनुच्छेद 352, 358 और 359, ये 3 अनुच्छेद की चर्चा हम आपके साथ कर दिए हैं। इसके अलावा आपात उपबंध में अन्य अनुच्छेद बाकी है। तो आपात उपबंध में जो अन्य अनुच्छेद बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आपात लागू होने का कुछ प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात लागू होने का जो प्रभाव पड़ता है उस विषय में ही जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 देता है। अनुच्छेद 353 देता है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 353 की, अगर हम बात करें अनुच्छेद 353 की, तो जो अनुच्छेद 353 है यह हमें राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आपात लागू होने पर जो प्रभाव पड़ता है उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 353 देता है। जैसे अगर मान लिया जाए आप बैचलर हैं तो आप जैसे तैसे अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन कल के डेट में मान लिया जाए कि अगर आपका शादी विवाह हो जाता है तो फिर आपके जीवन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएंगे। पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि जब आप बैचलर थे तो आप जैसे तैसे कर लेते थे, लेकिन जब आपका शादी हो गया तो आपकी पत्नी भी आपके साथ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि खुद के साथ साथ उसके विषय में भी आपको सोचना होगा। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन आता है। किसी भी इंसान के जीवन को जब आप देखेंगे तो शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद कुछ और हो गया। तो शादी एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर मानव के जीवन में काम करता है। तो शादी होने पर जो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपात लागू होने का जो प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 353 देता है। इसका मतलब आशा करते हैं अब आप समझ पा रहे होंगे। अब कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो पहला प्रभाव यह पड़ता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो इस दौरान राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य का विधानमंडल नहीं बनाता है, बल्कि उस पर कानून भारत की संसद बनाता है, भारत की संसद बनाता है। तो पहला प्रभाव तो आपको यही पड़ता है। लेकिन अगर सामान्य स्थिति होती है तो सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य का विधान मंडल। सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाती है। लेकिन अगर आपात लागू होता है तो आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य का विधानमंडल नहीं बल्कि भारत की संसद बनाती है। तो एक प्रभाव यह पड़ता है। दूसरा प्रभाव लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर पड़ता है। सामान्य तौर पर जो लोकसभा और विधानसभा होता है, सामान्य तौर पर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है, उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर आपात लागू होता है तो उस दौरान चुनाव नहीं होते हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो फिर अगर लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है।
और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपात की समाप्ति के 6 माह के भीतर नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए और नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। तो आपात का, राष्ट्रीय आपात का यह भी प्रभाव पड़ता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और अगर संसद स्वीकृति दे तो इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपात की समाप्ति के 6 माह के भीतर नई लोकसभा के लिए चुनाव होने आवश्यक है और नई विधानसभा के लिए चुनाव होने आवश्यक है। मतलब आपात समाप्ति के 6 माह तक ही विधानसभा और लोकसभा अस्तित्व में रहता है, उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाता है, स्वतः भंग हो जाता है। यह प्रभाव पड़ता है। इस विषय में जानकारी ही हमें अनुच्छेद 353 देता है। अनुच्छेद 353 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 354 यह कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो, अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो उस दौरान केंद्र और राज्य के बीच, उस दौरान केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का जो वितरण होगा, टैक्स का जो वितरण होगा, मतलब रुपया का जो वितरण होगा, रुपया का जो वितरण होगा, उसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करेंगे, उसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा होगा, जो रुपया का बंटवारा होगा, उसके बंटवारा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, और राष्ट्रपति इसमें संशोधन भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र को ज्यादा दे सकता है, राज्य को कम दे सकता है। अगर मान लिया जाए सामान्य स्थिति में अगर भारत की आय 100 है, 100 रुपया है, तो केंद्र अपने पास 60 रखता है और राज्य को 40 देता है। वहीं अगर आपात लागू हुआ तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन करके यह कहेगा कि केंद्र अपने पास 60 नहीं 70 रखेगा, राज्य को 30 देगा, राज्य को 30% देगा या 30 देगा। तो राजस्व का वितरण में संशोधन आपात के दौरान करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। यह बात है अनुच्छेद 354 में। अनुच्छेद 354 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 यह कहता है कि संघ सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि वह राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाए, राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाए। तो संघ सरकार का कर्तव्य होगा कि वह, संघ सरकार का कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए, बचाए, बचाए। देखिए, जैसे जब आप भारत के मानचित्र पर आएंगे तो आप स्पेशली भारत का 2 कट्टर दुश्मन, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, पाकिस्तान से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चीन से हमें डरने की जरूरत है। समझ गए? क्योंकि चीन आज के डेट में अमेरिका को टक्कर दे रहा है,
तो भारत किस खेत का मूली है, समझ गए। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हैं जो बॉर्डर बनाने वाला स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, कश्मीर है, लद्दाख है। चीन के साथ बॉर्डर बनाने वाला जो स्टेट है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, अगर भारत पर चीन ही आक्रमण करेगा, तो चीन एक बार आक्रमण किया भी है 1962 में। 1962 में जो चीन आक्रमण किया है वह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते। वही पाकिस्तान भारत पर आक्रमण पंजाब, राजस्थान, गुजरात के जरिए करता है। तो स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट है, जिसको हमारे शत्रु देश से डर है, जिस बॉर्डर स्टेट को हमारे शत्रु देश से डर है कि वह आक्रमण करना चाहता है, वह आक्रमण कर सकता है, तो यह बॉर्डर स्टेट को बाह्य आक्रमण से, चीन के आक्रमण से, इस बॉर्डर स्टेट को पाकिस्तान के आक्रमण से बचाना भारत सरकार, केंद्र सरकार या संघ सरकार का कर्तव्य है, यानी मोदी जी का कर्तव्य है। यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को चीन के आक्रमण से बचाना, और इधर पंजाब, राजस्थान, गुजरात को पाकिस्तान के आक्रमण से बचाना केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि यहां के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अभी केंद्र में सत्ता में नहीं है, भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अगर पाकिस्तान आक्रमण करता है तो वहां पर मोदी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, केंद्र की मोदी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, यानी संघ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 355 यही कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए, बाह्य आक्रमण से बचाए। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा, अनुच्छेद 353 यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर, राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है, पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है, पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है, पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, राष्ट्रीय आपात लागू होने का राष्ट्रीय आपात लागू होने का निम्न प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात लागू होने का निम्न प्रभाव पड़ता है।
1 नंबर में राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को, भारत की संसद को हो जाता है, भारत की संसद को हो जाता है। दो नंबर में लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फुल स्टॉप। 3 नंबर में, 3 नंबर में राज्य की सरकार, राज्य की सरकार निलंबित हो जाती है, राज्य की सरकार निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है। ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि विधानसभा भंग नहीं होती है। 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 आगे अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 354 यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच
राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र और राज्य के बीच होने वाले राजस्व वितरण में, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले राजस्व वितरण में, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले राजस्व वितरण में संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। 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 होता है। होता है। आगे अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, यह अनुच्छेद कहता है कि 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 संघ का यह अनुच्छेद कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वो राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। वो राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। वह राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। वह राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिएगा, एक संविधान संशोधन है 38वां और एक संविधान संशोधन है 44वां। बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, इसको हम नोट में देकर के लिखाएंगे। 38वां, संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, आपात से ही संबंधित है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। देखिए, 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है, राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है, वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। दायरे से बाहर है। बाहर है। लेकिन वहीं ध्यान दीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978,
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। मतलब 38वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया था उसको पलट दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यह तो 38वां और 44वां संविधान संशोधन के प्रावधान है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है अगर कोई भी प्रावधान जिसकी जांच न्यायपालिका करके यह बता सके कि यह संवैधानिक प्रावधान के तहत आता है या नहीं आता है, वही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। भारत के भीतर एक सुप्रीम कोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। संविधान का अंगरक्षक, संविधान का कस्टोडियन, संविधान का अभिरक्षक, संविधान का गार्जियन, संविधान के व्याख्याकर्ता भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। कोई भी प्रावधान, कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी कार्यपालिका का आदेश, प्रधानमंत्री का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश, प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया है, जैसे इस बात को समझिएगा और एग्जाम्पल के तौर पर और बेहतर आप समझ जाइएगा। हमारे मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? याद है कुछ? नोटबंदी किया गया था। हाँ, हमारे मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 का नोट बंद किया गया, नोटबंदी की गई। और हाल फिलहाल में जब नोटबंदी की गई, ध्यान दीजिएगा, जब नोटबंदी की गई तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा याचिका दायर किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट याचिका की सुनवाई करके अपना डिसीजन देंगे कि नोटबंदी संवैधानिक प्रावधान के तहत हुए थे या नहीं हुए थे। तो जो नोटबंदी मोदी जी के द्वारा किया गया, उसकी जांच जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि नोटबंदी संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुए हैं या नहीं हुए हैं, यही तो न्यायिक समीक्षा है, यही तो न्यायिक समीक्षा है। मतलब वैसे कोई भी प्रावधान जिसकी जांच न्यायपालिका करके यह बता सकता है कि यह संवैधानिक प्रावधान के तहत है या नहीं है, यही न्यायिक समीक्षा कहलाता है, यही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति ने जो आपात जारी किया है, राष्ट्रीय आपात, उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका नहीं करेगा। मतलब न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात संवैधानिक प्रावधान के तहत है या नहीं। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत पलट दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति ने
जो आपात जारी किया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करके बता सकता है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत हुए हैं या नहीं हुए हैं। और वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 का प्रावधान लागू है। यानी अगर आज के डेट में हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करके बता सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है वह संवैधानिक प्रावधान के तहत है या नहीं। बात समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लिखिएगा नीचे से नोट देकर के 2 पॉइंट लिखाएंगे। पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, अड़तीसवां संविधान संशोधन 1975 के तहत संविधान संशोधन 1975 के तहत 1975 के तहत यह प्रावधान किया गया कि समीक्षा के दायरे से बाहर है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। अब पता नहीं, हमको नहीं पता है, आप खाली मोछ बढ़ाइए ना, मोछ, ठीक है, अथी ला के रखिएगा तो क्या होता है, रेजर होता है, ट्रिमर ला के रखिएगा, ट्रिमर, इसका एक रोज मोछ उड़ाएंगे हम। और मोछ मुड़ाना है, पूरा नहीं मुड़ाना है, मोछ मर्द का शान होता है, समझिए। देखिए मोछ मुड़वा सबको, देखिए मोछ क्या मुड़ाते हैं, होबे ना किया है, आइए ना, थोड़ा सा भी रहने दीजिए महाराज, सुंदर दिखने के लिए कुछ हो कर लीजिएगा, ठीक है। सुंदर दिखना है तो फिर लिपस्टिक लगा लीजिए गाल पे, खूब सुंदर दिखिएगा, समझे। यानी देखिए प्राकृतिक चीज के साथ एकदम छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए, कोई छेड़छाड़ नहीं। फेयर हैंडसम फेयर लवली सब नहीं लगाना है, लगाना है सरसों का तेल, समझ गए, बाल में, मुंह में, शरीर में, समझ गए, नारियल का तेल। आई फेयर हैंडसम फेयर लवली लिपस्टिक और नहीं लगाना है। चलिए लिखिए, अब लास्ट वाला सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए ना, ऐसा करे इसी लाइन में पूरा को लिखा दे, हमको लगता है ज्यादा बेटर है, नहीं ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा, 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। कालांतर में, उसी में अब कंटिन्यू होइए, उसी लाइन में, कालांतर में मतलब बाद में, कालांतर में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कालांतर में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए कालांतर में
इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए, कालांतर में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 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 राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अब एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट है। अलग अलग लिखाते ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है आपको उत्पन्न हो सकता था, समझ गए, इसलिए एक साथ लिखा दिए हैं। चलिए, अनुच्छेद 355 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 को हम देखें तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन देखिए, राष्ट्रपति शासन भी लागू करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को ही है। भारत के राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दिया गया है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान इसे सही ठहराते हैं तो वही कुछ विद्वान इसे सही नहीं ठहराते हैं। अलग अलग प्रकार की टिप्पणी है इसको लेकर के, जैसे कि एक विद्वान है के एम नाम्बियार ने यह कहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार जो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, यह संविधान के साथ धोखा है, यह संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति शासन जारी करने का अधिकार जो भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दिया है, यह संविधान के साथ धोखा है, मतलब आलोचना करते हैं इसकी। फिर एक विद्वान है बी आर अंबेडकर ने यह कहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार जो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, यह घोषित राष्ट्रपति शासन मृत पत्र के समान है, मृत पत्र के समान है, मृत पत्र के समान है। मतलब अंबेडकर साहब भी इसकी आलोचना ही कर रहे हैं। मतलब अंबेडकर साहब भी इस पक्ष में नहीं थे कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया जाए, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाए। लेकिन अंततः हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को ही दिया। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं किसी राज्य में जब राज्यपाल उन्हें यह संदेश देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, या अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो वह बिना
राज्यपाल के संदेश के भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा फिर से। राष्ट्रपति शासन राज्य में, मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, राज्य में लागू होता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति को उस राज्य का राज्यपाल संदेश देता है, मैसेज देता है, संवाद पहुंचाता है कि फलना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, मतलब संविधान के प्रावधानों के तहत शासन प्रशासन नहीं चलाए जा रहे हैं। तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। या अगर राज्यपाल संदेश नहीं भी देता है, राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को स्वयं अपनी मर्जी से भी लागू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के साथ सलाह करना पड़ता है। मंत्रिमंडल के साथ सलाह करना पड़ता है और मंत्रिमंडल के सलाह से ही राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लागू करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा घोषित यह राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रहता है और 2 माह के भीतर संसद को इसे स्वीकृति देना पड़ता है। 2 माह के भीतर संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को स्वीकृति देना होता है। अगर 2 माह के भीतर संसद ने स्वीकृति दे दी तो यह आगे 6 माह तक लागू रहेगा। और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रहता है तो यह अधिक से अधिक 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। यह अधिक से अधिक 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, उससे ज्यादा लागू नहीं रह सकता है। यहां पर ध्यान रहे कि अगर 3 वर्ष से ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो इसको लेकर संविधान संशोधन करना होगा। और संविधान संशोधन करके 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू किया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकतम 3 वर्ष तक ही। उससे ज्यादा के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अभी तक आजादी से लेकर सैकड़ों बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। कश्मीर में 8 बार, बिहार में 8 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 10 बार। अलग अलग राज्य में अलग अलग बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए। सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं। सबसे ज्यादा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और अगर हम राष्ट्रपति शासन को देखें तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में भी 10 बार, मणिपुर में भी 10 बार। और आपको सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू रहा है 6 बरस तक। जम्मू कश्मीर में लागू रहा है 6 बरस तक, 6 बरस तक लागू रहा है। तो ये सभी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात और समझिएगा, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा। जब आपको एक तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, दूसरा एक और अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब केंद्र सरकार, भारत सरकार या संघ सरकार, जब केंद्र सरकार राज्य को कुछ दिशा निर्देश देता है,
जब केंद्र सरकार राज्य को कुछ दिशा निर्देश देता है लेकिन राज्य उस दिशा निर्देश को नहीं मानता है, तो उस स्थिति में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लागू किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार की राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया और नीतीश जी नहीं माने। अगर नीतीश जी नहीं मानेंगे तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। समझ गए? तो यह चीज है। तो नीचे से लिखिएगा आप। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन डैश देकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसी में कंटिन्यू अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य का राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रहे कि
ध्यान रहे कि राष्ट्रपति बिना राज्यपाल के संवाद के भी, बिना राज्यपाल के संवाद के भी, बिना राज्यपाल के संवाद के भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति को यह मालूम होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अगर राष्ट्रपति को मालूम होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, फुल स्टॉप। नोट देकर के लिखिएगा। अनुच्छेद 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना किया हो, राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया हो, निर्देशों का पालन नहीं किया हो, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा। राष्ट्रपति, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं,
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। इस घोषणा को 2 माह के भीतर, इस घोषणा को 2 माह के भीतर, इस घोषणा को 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, इस घोषणा को 2 माह के भीतर संसद से साधारण बहुमत द्वारा, संसद से साधारण बहुमत द्वारा, संसद से साधारण बहुमत द्वारा संसद से साधारण बहुमत द्वारा साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है, स्वीकृति की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। एक बार उसी में, एक बार संसद से स्वीकृति के बाद, एक बार संसद से स्वीकृति के बाद, एक बार संसद से स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहता है। एक बार संसद से स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहता है। और अगर प्रत्येक 6 माह पर, और अगर प्रत्येक 6 माह पर, और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद, और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद, और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति, और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रह गया तो, संसद स्वीकृति देते रह गया तो संसद स्वीकृति देते रह गया तो यह अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। तो यह अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। तो यह अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। इससे अधिक समय तक लागू करने के लिए, इससे अधिक समय तक लागू करने के लिए इससे अधिक समय तक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इससे अधिक समय तक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। नीचे से अब स्टार मार के पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज। भारतवर्ष में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, भारतवर्ष में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन
भारतवर्ष में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, भारतवर्ष में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में, पंजाब में 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। अगला पॉइंट, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में कॉस्ट में 10 बार, 10 डैश 10 बार, 10 डैश 10 बार, 10 बार, 10 बार ऐसे लिखना है। कॉस्ट बंद 10 बार लागू हुआ है। वहीं बिहार में अभी तक, वहीं बिहार में अभी तक, वहीं बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। अगला पॉइंट लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। आगे के एम नाम्बियार ने, अगला पॉइंट, के एम नाम्बियार ने के एम नाम्बियार ने राष्ट्रपति शासन को संविधान के साथ धोखा बताया। के एम नाम्बियार ने राष्ट्रपति शासन को, के एम नाम्बियार ने राष्ट्रपति शासन को संविधान के साथ धोखा बताया। संविधान के साथ धोखा बताया। संविधान के साथ धोखा बताया। चलिए अब आगे देखिएगा। इसके बाद आगे है आपको वित्तीय आपात। वित्तीय आपात देखिए, वित्तीय आपात को समझने से पहले आप सबसे पहले अपने स्तर पर चीजों को समझिएगा। देखिए, जैसे परिवार चलाने के लिए रुपया की आवश्यकता होती है। बिना रुपया का परिवार नहीं चलाया जा सकता है। वैसे ही देश को चलाने के लिए भी रुपया की आवश्यकता होती है। बिना रुपया का देश नहीं चलाया जा सकता है। अगर परिवार चलाने के लिए
रुपया नहीं है, मतलब आप गरीब हैं, आपकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। जब ऐसी बात है, जब ऐसी स्थिति होगी घर में, तो नमक मिलेगा तो हल्दी नहीं, हल्दी मिलेगा तो गुंडी नहीं, और गुंडी मिलेगा तो धनिया नहीं, और धनिया मिलेगा तो आटा नहीं, आटा मिलेगा तो चावल नहीं, और चावल मिलेगा तो दाल नहीं, दाल मिलेगा तो आलू नहीं, आलू मिलेगा तो तेल नहीं। यानी कुछ ना कुछ का कमी निश्चित तौर पे होगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या परिवार सही ढंग से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, सही ढंग से नहीं चल पाएगा। और पेट तो हवा पे चल नहीं सकता है, पानी पे थोड़ा दिन चल सकता है, 2-4 दिन, 1 आध दिन, ठीक है। आज के मानव के लिए तो 1 से 2 दिन बहुत हो गया, ठीक है। मैक्सिमम अगर कहिएगा तो 1 सप्ताह, उससे ज्यादा नहीं, समझिएगा। तो जैसे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो हाथ खड़ा कर देते हैं, जमीन है जमीन बेच देते हैं, वहां से पैसा अर्न करके, वहां से पैसा लेकर के जो है परिवार चलाते हैं। उसी प्रकार से अगर देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, देश की वित्तीय साख संकट में हो, सरकार के पास राजस्व की कमी हो, देश चलाने के लिए पैसा सरकार के खजाना में ना हो, अगर देश चलाने के लिए पैसा सरकार के खजाना में नहीं है, मतलब वित्तीय संकट है, आर्थिक संकट है। अगर आर्थिक संकट उत्पन्न होती है तो आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में ही अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा करने के लिए भी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ता है। मंत्रिमंडल के सलाह से ही राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति ने जो वित्तीय आपात की घोषणा करी है वह 2 माह तक लागू रहता है और 2 माह के भीतर इसे संसद से साधारण बहुमत से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और अगर 2 माह के भीतर संसद इसे स्वीकृति दे देता है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है, क्योंकि संविधान इस बात को लेकर मौन है कि वित्तीय आपात कितना दिन तक लागू रहेगा। यह स्पष्ट संविधान में नहीं है। संविधान मौन है, मतलब संविधान में यह बात नहीं है। इसलिए वित्तीय आपात एक बार अगर घोषित हो गया तो अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। देश के भीतर 1991 में आर्थिक संकट आया था, फिर भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। अभी देश की सरकारी खजाना खाली है, पूर्णतः खाली नहीं है लेकिन खाली है। अभी वित्तीय संकट से देश गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात आज तक भारतवर्ष में कभी लागू नहीं हुआ है। मतलब जो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा होती है, यह अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जो आज तक लागू नहीं हुआ है, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा, नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिएगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, हेडिंग मारिएगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात लिखिएगा। अगर देश आर्थिक संकट या वित्तीय संकट से गुजर रहा हो
अगर देश आर्थिक संकट या वित्तीय संकट से गुजर रहा हो, अगर देश आर्थिक संकट या वित्तीय संकट से गुजर रहा हो तो मंत्रिमंडल के सलाह से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। इसे 2 माह के भीतर इसे 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर इसे 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर संसद से साधारण बहुमत के आधार पर स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर संसद स्वीकृति दे देता है तो यह अनिश्चित काल तक के लिए लागू रह सकता है। तो यह अनिश्चित काल तक के लिए लागू रह सकता है। तो यह अनिश्चित काल तक के लिए लागू रह सकता है। लागू रह सकता है। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात वित्तीय आपात लागू नहीं हुए हैं। अर्थात वित्तीय आपात लागू नहीं हुए हैं। अर्थात वित्तीय आपात लागू नहीं हुए हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन भी
आपको राष्ट्रपति ही घोषित करता है, वित्तीय आपात भी राष्ट्रपति ही घोषित करता है। और ध्यान दीजिएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। वहीं 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। जैसे राष्ट्रीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, वैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। नीचे से इस लाइन को लिखाना है, सीधा एक लाइन में लिख लीजिए ना, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात। सुनिएगा, लिखाएंगे तो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में भी हम लिखा सकते हैं। ये लिखाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कॉस्ट में 44वां संविधान संशोधन 1975, मतलब 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर कहेगा किस के तहत जो है समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है, तो सीधा 38वां। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतना नहीं लगा सकते हैं तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना आप छोड़ दीजिए। समझ गए? जाइए गाय भैंस पिताजी को कहिए खरीद देंगे, बकरी चराइएगा और दूध खाइएगा और मजा से जीवन जीइएगा। चलिए लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कॉस्ट में 44वां संविधान संशोधन 1978। कॉस्ट में 44वां संविधान संशोधन 1978। आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी बना लीजिएगा, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। 10% क्वेश्चन नहीं बनेगा, 10% हमसे भी नहीं बनता है, हम भी आंसर याद रखते हैं, आप भी आंसर याद रख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर जो प्रभाव पड़ता है शासन प्रशासन में, उस विषय में जानकारी हमें कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर जो शासन प्रशासन में प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 300। अच्छा, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? अच्छा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राजस्व के वितरण में संशोधन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को राजस्व के वितरण में संशोधन करने का अधिकार कौन अनुच्छेद देते? 300। एक बार फिर से, अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण में संशोधन करने का अधिकार किसे है? कौन अनुच्छेद देता है? आगे कौन अनुच्छेद कहता है संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए? कौन अनुच्छेद कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए? 300।
अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया? राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1900। राष्ट्रपति शासन कौन से दो अनुच्छेद के तहत लागू होते हैं? 356 और 300। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब कौन अनुच्छेद के तहत? जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं करता है तब कौन अनुच्छेद के तहत? 365। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश या सलाह पर जारी, सलाह पर। यह कितना माह तक लागू रहा? 2 माह के भीतर किसको इसे स्वीकार करना आवश्यक होता? अगर 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति दे दिया तो यह कितने माह तक लागू रहे? कितने माह तक? और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रहता तो अधिकतम कितने वर्ष तक? अधिकतम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? किस राज्य में? सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा, मृत पत्र की संज्ञा। और राष्ट्रपति शासन को संविधान के साथ धोखा किसने कहा? किसने कहा है? के.एम. नाम्बियार। वित्तीय आपात की घोषणा कौन अनुच्छेद के कौन करते हैं? किसके सलाह पर? कितने माह तक लागू रहे? अगर 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति दे दिया तब अनिश्चित, अनिश्चित काल। आज तक कभी लागू हुआ है? नहीं ना हुआ। चलिए ठीक है, होमवर्क पूछेंगे। बैठिए, बैठिए। देखिए 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 वो टकलू को। सर तो टकलू हो ही गया है, सर भी तन से जुदा हो जाएगा। दीजिए, अरे कॉपी दीजिए ना जी। कॉपी में ना है? किसके कॉपी में पूरा है? जिसके कॉपी में पूरा है दीजिए। कल सम्मिलित रूप से ना पूछे थे? 1 बाय 1 पूछे थे। अच्छा, तो सबसे थोड़े पूछ दिए थे? सबसे तो नहीं पूछे थे, पूछते हैं अब। होमवर्क दिए थे ना जी? हाँ, वही होमवर्क पूछ रहे हैं जो दशहरा में दिए थे। मतलब जो हो गया है वही पूछ रहे हैं। अब बायो भी था ना? बायो, बायो बोले थे पूछेंगे। और अच्छा, बायो का बुक कोई लाए हैं? कोई नहीं लाए? अच्छा, देखिए देखिए पीछे से भाग रहा। किसी के पास बायो का बुक है तो दीजिए। सब निठल्ले है जी। दीजिए, जानबूझ करके नहीं दे रहा था। उठिए, आप ही उठिए, उठिए उठिए। कितना चैप्टर हो गया बायो में? 11 चैप्टर। 11 तक तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, किसमें शोषण दर सर्वाधिक होता है? किशोर में, वृद्ध व्यक्ति में, शिशु में, सभी में समान होता है? सबसे ज्यादा शोषण दर किसका होता है? वृद्ध व्यक्ति का, जवान व्यक्ति का, शिशु का, या सभी का समान होता है? किसका? बच्चे का। हाँ, शिशु का। चलिए ठीक है, वही हुआ बच्चा। मनुष्य के फेफड़ों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए।
हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, एटीलेक्टोसिस, नेक्रोसिस। हाँ, एनोक्सिया या एलोक्सिया? एनोक्सिया। चलिए दूसरा, मानव शरीर में रक्त में लोह पुंज किसमें है? मानव शरीर में लोह पुंज किसमें है? रक्त में है। ठीक है, सुनिए, नहीं दूसरा, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड। गैसों का मिश्रण नो, सिर्फ CO2, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और कुछ नहीं छोड़ता है, और भी बहुत गैस छोड़ता है। समझ गया? बैठ जाइए। फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है? नेफ्रॉन। ये तो उत्तक का न है, वायु कोश है, वायु कोश। दूसरा क्वेश्चन, तिलचट्टे में शोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? तिलचट्टा में शोषण के लिए क्या पाया जाता है? बोलिए। टेनिन पौधे के जिस भाग में संचित रहते हैं वह है? टेनिन पौधा के किस भाग में संचित रहता है? छाल में। हाँ, खड़ा रहिए। पढ़े हैं ना? बैठिए। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किस चीज से? पहला क्लास। बैठिए। ए, खड़ा हुई। सीबम कहां से स्रावित होता है? सीबम कहां से स्रावित होता है? वसा ग्रंथि से। खड़ा हो जाइए। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण है? मोनोसाइट। खड़ा हो जाइए। अच्छा, कहाँ है रसीद? एडमिशन ले लिए? अच्छा, ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप लोग को नहीं बोले हैं बैठने के लिए। है, खड़ा हो उधर। RH एंटीजन को सर्वप्रथम किसमें पाया गया था? RH एंटीजन सबसे पहले कहां पाया गया था? बंदर में। ठीक है, खड़ा हो उधर। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? ऑर्थोपोडा। खड़ा हो जाइए बगल वाले। जोंक तथा केचुआ किस संघ का जीव है? एनीलिडा। एनीलिडा। ठीक है, किसका है जी? बायोलॉजी। देवी महारानी लोग। खड़ा हो जाइए। आप बैठिए। मोबाइल चलाने में कितना मजा आता है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ना। मोबाइल चलाइए और इतना ही किताब निकाल करके पढ़ने में अच्छा लगता तब। खड़ा होइए।
वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है? खड़ा होइए। पेनिसिलियम क्या है? चलिए, खूब पढ़े हैं छुट्टी में ना, इतना पढ़े हैं कि सब याद है आप लोग। मैक्सिमम लोग का यही हाल है। आप लोग जो खड़ा है उधर है उसका जी, आप कहे रखे हैं, दीजिए उधर। ये किसका है? ठीक है, मैक्सिमम लोग का यही हाल है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप खड़ा हैं, अभी पूछेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि हम पूछ सके। मैक्सिमम लोग का यही हाल है और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग का रिजल्ट नहीं होता है। सिर्फ हमारे पढ़ा देने से आपका थोड़े कुछ हो जाएगा जी, आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। और अगले क्लास में पॉलिटी फिर से जितना पढ़ाए हैं उतना का रिवीजन कर लेना है दिन रात एक करके, और नहीं तो अगले क्लास में आधा घंटा नानी याद दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए और उसके बाद कोई निकलेगा। धन्यवाद सभी लोगों का।